गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 में लोकतांत्रिक राजनीति में संघवाद का दूसरा पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। पिछली बार हमने संघवाद की विशेषताएं ये सारी बातें बताई थी, तो आज सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। थोड़ा हम इसमें चलें कि संघवाद में बेल्जियम और श्रीलंका का हम जिक्र कर रहे थे कि श्रीलंका में और बेल्जियम में भी अनेक भाषाओं और धर्म के आधार पर अनेक प्रकार के लोग रहते थे और श्रीलंका में संघवाद को नहीं अपनाया गया। और जब संघवाद को नहीं अपनाया गया तो धर्म, जाति और भाषा विशेष में जो बहुसंख्यक लोग थे उनका बोलबाला रहा और अल्पसंख्यक लोगों ने वहाँ आंदोलन किया। आज तक आंदोलन है। वहीं जो बेल्जियम की समझदारी हम जिसे मान लें, समझदारी उनकी ये थी कि वहाँ जो भाषा और धर्म के आधार पर जो भेदभाव होते थे उनको अपनाया गया, उस विविधता को स्वीकार किया गया और सत्ता का बंटवारा किया गया, क्षेत्रों को छोटे छोटे भागों में बांट करके। अब आते हैं बच्चों भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में। भारतवर्ष में जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से उसमें सत्ताओं का बंटवारा है। आप सोचिए कि हमारा जो देश है भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है। इसमें अनेक भाषाओं, धर्म और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। सत्ता का जो विभाजन है वो किस प्रकार से है आपको ये मालूम होना चाहिए। भारत का जो विभाजन हुआ था, रक्त रंजित विभाजन हुआ था, बहुत ज़्यादा उस समय खून बहा, आपस में हिंसा हुई। ये देखो उस समय उस दौर के कुछ घटनाएं। ये ट्रेन में पाकिस्तान से वापस लौट के आ रहे हैं, भर के आ रहे हैं। देखो इस प्रकार से शरणार्थियों के रूप में भारतवर्ष में रहे अनेक सारे लोग अपने घर बार छोड़ करके पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान के कितने ही लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए और कितने ही लोगों की हिंसाएं हुई। ट्रेनों में लाशें तक वापस आई। इस प्रकार से लाखों लोग उस समय मारे गए। आज़ादी के दौरान इतने ज़्यादा नहीं मारे गए जितने कि भारतवर्ष के भारत और पाकिस्तान विभाजन के दौरान लोगों की हत्याएं और हिंसाएं। लेकिन फिर भी भारतवर्ष में जो संघीय व्यवस्था उसको अपनाया गया। इन सब विभाजनों, इन सब जो है विविधताओं को देखते हुए भारतवर्ष के संविधान के अनुसार भारतवर्ष में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। पहली केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। बाद में जो है संविधान में संशोधन करके पंचायती राज, जिसको स्थानीय शासन के रूप में कहा जाता है, पंचायतें, नगर पालिकाएँ और नगर निगम इसमें जोड़ी गई। तो मुख्य रूप से भारतवर्ष में जो शासन व्यवस्था है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है और तीसरे स्थानीय स्तर पर है। तो भारतीय संविधान में जो विधायी अधिकार है, विधायी अधिकार का मतलब जो होता है बच्चों विधान बनाने के अधिकार, नियम कानून बनाने के अधिकार, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है जो है समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं बैंकिंग है, संचार है, मुद्रा है, सोना है, प्रतिरक्षा है, विदेश के मामले हैं। संघ सूची के अंतर्गत वे सारे विषय आते हैं जिस पर विधि या कानून बनाने का जो अधिकार होता है केवल केंद्र सरकार को होता है। और ये जो है ये मामले और ये नीतियाँ पूरे देश के महत्व को देखते हुए होती हैं और पूरे देश के लिए होती हैं। इन्हें संघ सूची के अंतर्गत जो भी कानून बनते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं और केंद्र सरकार उस कानून को बनाती है। दूसरा बच्चों राज्य सूची में राज्य सरकार द्वारा जिसमें कानून निर्माण का अधिकार होता है, जैसे पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है, ये सारे ये स्थानीय और प्रांतीय स्तर के महत्व के विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को होता है और राज्य सरकारें इनमें जो है अपने स्थानीय और क्षेत्रीय हितों के आधार पर अधिकारों को बनाते हैं और उनको लागू कर। तीसरा आता है बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, चाहे संघ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें
विषय आते हैं, जैसे शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह है, विवाह के नियम पद्धतियाँ क्या होंगी, किस गोद लेना है, उत्तराधिकार है, ये सारे के सारे कानून जो है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर बनाते हैं। तो दोनों को होता है, लेकिन जब दोनों के बीच में कानून बनाने के दौरान दोनों के बीच में यदि टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानून ही मान्य होता है। इसके अलावा बच्चों, समाज में या देश में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और इसमें एक प्रश्न उठता है कि जो इन दोनों सूचियों में नहीं है, किसी सूची में नहीं आते हैं, उनका क्या होगा। तो उनमें जैसे अब नए नए क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो वर्तमान में कानून बनाने का जिस पर जो है ज़रूरत महसूस होती है, तो इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। तो ये था बच्चों भारतवर्ष में संघीय व्यवस्था, इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है। यहाँ राज्य हैं और जो है स्वतंत्र हैं, और कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूर्ण राज्य में हैं, उनको यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, जम्मू है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, ये अभी अभी बना है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और केंद्र के शासन के द्वारा ही चलते हैं। केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो इनको भी मानने पड़ते हैं, और जबकि इसके उलट बिल्कुल राज्य सरकारें जो होती हैं स्वतंत्र होते हैं अपने में, उनकी सरकारें अपने में स्वतंत्र हैं। देखो 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था उसमें रजवाड़े थे। तो राजस्थान है, दिल्ली है, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश को जो है यूनाइटेड मध्य प्रदेश है, और यहाँ ये नहीं मिलेंगे। यहाँ जो है ये रजवाड़ों, जो हैदराबाद रियासत है, हैदराबाद अब 3 भागों में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ भाग है, और ये सारे कर्नाटक का कुछ भाग है, ये सब चेंज है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में भारत राज्यों का संघ है। भारतवर्ष क्या है? अपने राज्यों का संघ। ये वर्तमान भारत और 1947 का भारत है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है ये हम बता रहे हैं आपको, यही इसी का कुछ पार्ट है। भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है बच्चों, इसकी सफलता का मुख्य श्रेय जो है यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें पक्ष विपक्ष जनता की भागीदारी होती है, और इसमें देश के कुछ साझा आदर्श हैं, जिसमें संघवाद की भावना है, मानी सबको साथ लेकर चलने की भावना है। छोटे छोटे संघों में जिनके पास स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, जिनके पास अपने क्षेत्रीय विकास के लिए अधिकार मिले हुए हैं, कानून विधि, और अपने देश पर, अपने राज्यों पर वो शासन कर सकते हैं, उनके हितों की, अपने राज्यों में जो नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं। तो संघवाद की भावना का आदर इस देश में है, विविधता का आदर है, छोटा बड़ा और अनेक धर्मों के लोग, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, विविध अनेक संस्कृतियाँ हैं, अनेक भाषाएँ हैं, इन सब विविधताओं का देश में आदर किया गया है, सम्मान किया गया है। साथ साथ रहने की इच्छा शक्ति, ये सारे के सारे जितनी बातें हैं, इन 3 बातें जो हैं, इन मुख्य 3 बातों से जो है भारतवर्ष की संघीय शासन व्यवस्था चलती। इनके उदाहरण हम आगे देखेंगे कि मैंने विविधता का, विभिन्न भाषाएं हैं, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। 1947 में भारतवर्ष ने लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी, और उस वक्त से लेकर के अब तक का अगर आप भारत का राजनीतिक मानचित्र देखें, ये देखो 1947 में, वर्तमान में 1947 में राज्य बड़े बड़े हैं। उस समय पुराने राज्यों की जो सीमाएं वो बदल दी गई। राजनेताओं को डर था कि कहीं भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने से देश बिखर जाएगा, लेकिन जन आंदोलनों के चलते आंध्र प्रदेश में सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। इसके पश्चात 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, राज्यों को बनाने के लिए एक आयोग बैठाया गया, और उसमें ये निर्धारित किया गया कि राज्यों, भारतवर्ष में भाषा के आधार पर
एक भाषा विशेष को बोलने वाले जो है हिंदी भाषी लोगों के लिए उसमें उत्तर प्रदेश था, तमिल के लिए तमिलनाडु था। इस तरह से जो है 14 राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया गया और 6 राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद जो है कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ। उसके बाद जो है संस्कृति, भूगोल और जातीयता की जो विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। जैसे उनमें नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड। फिर भारतवर्ष में संस्कृति, भौगोलिक स्थिति और यहाँ की जातीयता के आधार पर जो है राज्यों का गठन करने का प्रयास किया गया, ताकि जो है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोग, विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग अपना विकास करें। तो भारतवर्ष में फिर 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड जैसे हमारा राज्य है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश से भिन्न थी। यहाँ पहाड़ी राज्य था, यहाँ की संस्कृति अलग थी। तो इस आधार पर जो है राज्यों का, उसके बाद जो है भाषाओं के आधार पर जब राज्य बना तो देश और मजबूत और एकीकृत हुआ और प्रशासन भी पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक हो गया। भाषा के आधार पर लोग अपनी भाषाओं को तवज्जो देने लग गए और विभिन्न, तभी तो भारतवर्ष में ये कहा गया कि क्षेत्रीय भारतवर्ष में जो विविधता में एकता की झलक देखती है। तो इस प्रकार से जो बच्चों भाषाई राज्यों का गठन भारतवर्ष में किया गया। देखो बच्चों, भारतवर्ष में लगभग 40% लोग जो है हिंदी बोलने वाले हैं। सिर्फ 40% लोग ही भारतवर्ष में हैं, जिसमें जो है 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि हिंदी यहाँ केवल 40% लोग ही बोलते हैं और दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ जाए तो जो है 2001 में यहाँ 50% से भी कम थी। लेकिन जो है फिर भी बच्चों भाषा को यहाँ की मातृभाषा के रूप में शामिल किया गया और राज्यों का अधिकांश आज भी राज्यों में जो काम होता है अपने अपनी भाषाओं में राजभाषा का काम होता है। जैसे पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल भाषा में, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में बांग्ला में, मराठी, गुजराती, अनेक इन भाषाओं में, असम में असमी भाषा में, इनमें काम होता है। लेकिन संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग व्यवस्था की गई थी और उसको 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश, जो दक्षिण भारतवर्ष के प्रदेश हैं, उन्होंने जो है, जिसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु, इसमें उग्र आंदोलन हुआ कि भाई हिंदी भाषा को ही न अपनाया जाए और फिर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इसमें जारी रखने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। तो बच्चों, अभी तक जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति अभी बनी हुई है। बढ़ावा देने का मतलब केंद्र सरकार मातृभाषा के रूप में तो स्वीकार किया गया है, लेकिन राजभाषा के रूप में राज्यों को स्वीकार करना वो उनका अपना विषय है, वो उसमें स्वतंत्र है। तो भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में लचीला रुख अपना रखा है। वो इसलिए अपनाया ताकि देश में उग्र आंदोलन न हो, नहीं तो श्रीलंका जैसी स्थिति भारतवर्ष में आ जाएगी और भारत की विविधता खतरे में पड़ जाएगी। तो सभी भाषाओं, सभी संस्कृतियों और सभी क्षेत्रीयताओं को जो है भारतवर्ष में सम्मान दिया गया है। तो इस प्रकार ये भारतवर्ष की भाषा की नीति है। ये संघवाद से संबंधित पाठ कितना बेटा और ये ख़त्म हो गया। इस पर मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा, मुझे आशा है कि आप इनके उत्तर लिखेंगे और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।